गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ज्वालामुखी कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, ध्यान लीजिए। क्रस्ट इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ एंड एनी काइंड ऑफ शेकिंग इन क्रस्ट ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज इज कॉल्ड एज एन अर्थक्वेक। पृथ्वी की जो अपर लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के कारण किसी भी प्रकार का अगर शेकिंग है, कंपन है, ऑसिलेशन है, देन दैट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। ठीक है। क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक के? मूवमेंट ऑफ प्लेट्स हमने देखा है, प्लेटें मूव करती हैं, दे आर द रीजन फॉर अर्थक्वेक्स। क्रिस्टल रॉक्स में आप देखेंगे फ्रैक्चर और फोल्डिंग होते बड़े पैमाने पर होते जब भी इंटरनल फोर्सेस काम करती हैं। टेंशन फोर्स एक्टिव हो जाते क्रस्ट पे, या फिर कंप्रेसिव फोर्स एक्टिव हो जाते। तो टेंशन फोर्स एक्टिव होते तो कहीं कहीं पर रिफ्ट वैली का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फोल्डिंग होते तो बड़े पैमाने पर आप देखेंगे माउंटेन बिल्डिंग होते। तो फ्रैक्चर की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से, फोल्डिंग की वजह से भी क्रस्ट में सेकिंग देखने को मिलते हैं, कंपन होते हैं। पृथ्वी के एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, दे आर इंगेज्ड इन कटिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की वो कटिंग करते हैं और लगातार वो कार्यरत होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। बड़ी बड़ी चट्टानें कट रही हैं तो अगर आप देखें तो नेचुरल, जरा उसको गेट को बंद कर दीजिए। अगर आप देखें तो अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाले लैंड फीचर्स ये अपने आप में एक स्टेबिलिटी बनाते हैं सरफेस पर। लेकिन जहां इरोजन होता है, इरोजन प्रोसेस चल रहा होता है, तो एक तरफ चट्टानें कट रही होती है और उनका सरफेस पर डिपोजिशन होने लगता है। तो एक तरफ जैसे मान लीजिए कि ये स्टेबल है और कहीं पर प्रेशर बढ़ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बाधित होगी। तो कटिंग्स हो रहे हैं, उनका डिपोजिशन हो रहा है। तो जहां पर कटिंग्स हो रहा है वहां पर क्या है, प्रेशर कम हो रहा है। जहां पर डिपोजिशन हो रहा है वहां पर क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स का इमरजेंस माना जाता है। ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, इरोजनल प्रोसेस है, कभी कभी मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के अंदर मैग्मा का संचलन होता है। क्रस्ट इज ऑन मेंटल, और मेंटल की जो सिचुएशन है वो मैग्मेटिक है। तो मैग्मा जब कभी अंदर मूव करता है, क्यों मूव करेगा? अर्थ के इंटीरियर पार्ट में रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है, उनका डिसइंटीग्रेशन बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। पतला होगा तो मैग्मा पतला होता है और वो मूव करने लगता है, और उसी मैग्मा पर ये क्रस्ट है। सो मूवमेंट ऑफ मैग्मा इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इमरजेंस ऑफ अर्थक्वेक्स। तो ये सारे जो कॉज आपको दिख रहे हैं इमरजेंस के अर्थक्वेक के, कहा जाता है कि नेचुरल है। बट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ अर्थक्वेक। पिछले कई दशकों से ये देखा जा रहा है कि केवल नेचर ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ अर्थक्वेक्स। कैसे? जैसे मान लीजिए हम माइनिंग करते हैं,
तो माइनिंग करते हैं, बड़ी बड़ी खानों में खुदाई करते हैं, तो वहां पर अर्थ क्रस्ट की स्टेबिलिटी को हम बाधित करते हैं, उसकी वजह से आ रहा है। हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, सेटलमेंट का निर्माण करते हैं, तो जहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं वहां पर अर्थ की स्टेबिलिटी को हम बाधित करते हैं और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। आप हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में एग्रीकल्चर करते हैं और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। डिफॉरेस्टेशन करते हैं, निर्वनीकरण करते हैं, वनों की कटाई करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो लैंडस्लाइड्स बढ़ जाते हैं और लैंडस्लाइड्स बढ़ जाते हैं तो वहां भी अर्थक्वेक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। हम एटॉमिक एक्सप्लोजन कराते हैं, अरे सब दोस्तियां बाहर रख के आई है, यहाँ बस सिर्फ क्लास में, ठीक है। तो एटॉमिक एक्सप्लोजन कराते हैं, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है अर्थक्वेक्स के रूप में। तो बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ अर्थक्वेक्स। So not only natural factors but anthropogenic factors are also responsible for emergence of earthquakes, है ना। लिखिए थोड़ा सा। The shaking of earth crust, the shaking of earth crust due to natural and humane factors, due to natural and humane factors is called as an earthquake, is called as an earthquake, called as an earthquake. देखिए, following factors are responsible for emergence of earthquakes. Emergence of earthquakes. Number 1, movement of magma, inside the crust, below the crust, लिखिए, below the crust, movement of magma below the crust is a liable factor for emergence of earthquakes, is a liable factor for emergence of earthquakes. Number next, movement of plates due to convection currents, movement of plates due to convection current is also liable for emergence of earthquakes. Number next, earthquakes emerge during folding and faulting, during folding and faulting of rocks, due to internal forces of earth, mass weathering, next, mass weathering बताया था ना आपको, mass weathering and
erosion of rocks are liable for emergence of earthquakes, liable for emergence of earthquakes. Next, mining, डैम कंस्ट्रक्शन, कॉमा करके लिख लीजिए, माइनिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन and some others construction work are responsible factors for emergence of earthquakes. Next, deforestation by human beings in hilly area, is also liable for emergence of earthquakes, Next, earthquakes emerge during atomic explosion, ठीक है। अब देखिए यहां से एक मेंस का प्रश्न बनता हुआ आपको दिखेगा। देखिए क्वेश्चन जरा, क्वेश्चन नोट कीजिए। In last few decades, not only natural factors but anthropogenic factors are more liable for emergence of earthquakes. Discuss it. ठीक है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, इसे माना जा रहा है कि पिछले कई दशकों में ये अधिक उत्तरदायी हो रहे हैं अर्थक्वेक्स के इमरजेंस को लेकर। तो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। सिस्मोलॉजी, ध्यान दीजिए। जिस साइंस में अर्थक्वेक्स के विषय में अध्ययन किए जाते हैं उसी साइंस को हम सिस्मोलॉजी के रूप में जानते हैं। लिखिए, साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज सिस्मोलॉजी। Seismograph is an instrument
used for measurement of seismic waves. Measurement of seismic waves focus hypocenter. Focus hypocenter. देखिए क्रस्ट में जहां कहीं से भी अर्थक्वेक्स का इमर्जेंस है, दैट सेंटर इज कॉल्ड एज हाइपोसेंटर फोकस, है ना। देखिए फोकस is the center inside the crust. Focus is the center inside the crust from where seismic waves emerge. Seismic waves emerge epicenter. ध्यान दीजिए, अगर ये फोकस है क्रस्ट के अंदर जहां से इमर्जेंस ऑफ अर्थक्वेक्स है, तो उस फोकस के ठीक ऊपर सरफेस पर वह पॉइंट जहां सबसे पहले सिस्मिक वेव्स आती है, दैट इज कॉल्ड एज इपीसेंटर। नोट कीजिए, is center on earth surface, is center on earth surface just above the focus, just above the focus where seismic waves reach first, seismic waves reach first, ठीक है। तो जहां पर इमर्जेंस होगा फोकस है, जहां पर सबसे पहले सरफेस पे आएंगी वो सेंटर इपी सेंटर कहलाएगा। इसको बना लीजिए, हाइपोसेंटर और इपी सेंटर। हो गया। seismic waves, seismic waves during volcanic eruption P wave, P wave, P wave, S wave and L wave emerge
emerge as seismic waves ध्यान दीजिए, पी वेव इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेव, और जितनी भी वेव्स हैं सिस्मिक वेव्स, उनमें सबसे अधिक वेलोसिटी इन्हीं की मानी जाती है, 8 to 14 किलोमीटर पर सेकंड इनकी मानी जाती है। दे आर पासिंग थ्रू ऑल द मीडियम, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, तीनों मीडियम से ये गुजरती है पीरियड। एस वेव है, इन्हें सेकेंडरी वेव के रूप में हम जानते हैं, द्वितीयक तरंग के रूप में होती, और इनकी जो वेलोसिटी है 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड की है, बट दे आर पासिंग थ्रू सॉलिड मीडियम ओनली, ये केवल सॉलिड मीडियम से ही पास होती है, लिक्विड मीडियम से ये पास नहीं होगी। ये लिक्विड मीडियम से पास नहीं होती है, केवल सॉलिड मीडियम से पास होती है। तीसरे प्रकार की वेव है जिसे हम एल वेव कहते हैं, लॉन्ग सरफेस वेव के रूप में भी हम इसे जानते हैं। आर इमर्जिंग नियर बाय द सरफेस, वेलोसिटी सबसे कम है इसकी, लेकिन धरातल के निकट इनका इमर्जेंस है, तो कहते हैं कि सबसे अधिक क्षतिकारी तरंग के रूप में, नुकसान करने वाली तरंग, यही एल वेव के रूप में। वेलोसिटी इसकी मानते हैं 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड। लिखिए, पी वेव, पी वेव is called as primary web, is called as primary web velocity of the wave is 8 to 14 kilometer per second, 8 to 14 kilometer per second, and it passes through solid, liquid and gas, all mediums. They are also called as longitudinal web, longitudinal web, इसके बाद है एस वेब। नेक्स्ट एस वेब is called as secondary web, is called as secondary web, velocity of the wave is 5 to 6 kilometer per second, 5 to 6 kilometer per second. It passes through solid medium only, passes through solid medium only. नेक्स्ट है एल वेब, एल वेब is called as long surface web, called as long surface web, emerging nearby the surface, emerging nearby the surface,
velocity is 1.5 to 3 kilometer per second. 1.5 to 3 kilometer per second. It is more devastating than others. More devastating than others. तो 3 प्रकार की वेव होती हैं, पी, एस और एल वेव के रूप में पाई जाती है। आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन मान लीजिए अर्थ है और अर्थ पे कई प्लेसेस हैं, इन सब जगह अर्थक्वेक्स आए हैं, सारे प्लेसेस में, और इन सारे प्लेसेस में जहां पर अर्थक्वेक्स आए, उन अर्थक्वेक्स के जब मेजरमेंट किए गए, रीचर स्केल पर जब इनका मेजरमेंट हुआ, तो सभी प्लेसेस पे देखा कि उनका जो इनकी जो तीव्रता थी वो 7 थी। अब इन सारे प्लेसेस को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाती है मैप पे, उसी लाइन को हम कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। So a line connecting places of equal intensity of earthquake on a map is called as isosysmal line. लिखिए, a line connecting places of equal intensity of earthquakes, on a map is isosysmal line. Isosysmal line. Homosysmal line. Homosysmal line ध्यान दीजिए, अर्थ है, कई प्लेसेस हैं और इन सारे प्लेसेस पे अर्थक्वेक्स आए हैं और टाइमिंग अगर सेम है, एक ही समय पर ये अर्थक्वेक्स अनुभव किए गए इन सारे प्लेसेस पे, तो उन प्लेसेस को अगर कोई लाइन कनेक्ट करेगी मैप पर, तो दैट विल बी होमोसिस्मल। सो ए लाइन कनेक्टिंग, लिखिए, ए लाइन कनेक्टिंग places of equal time of emergence is called as homosysmal line. ठीक है, आइसोसिस्मल में क्या है, इंटेंसिटी इक्वल, होमोसिस्मल में क्या है, टाइम इक्वल। सिस्मल लाइन,
क्या हुआ? होमोसिग्नल में अर्थक्वेक इंक्लूड नहीं डेफिनेशन में। अच्छा कोई बात नहीं, उतना तो आप जानते हैं, ठीक है। कोसिग्नल लाइन, जहां पर दोनों इक्वल हो जाए, है ना, इंटेंसिटी भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है, तो उसी लाइन को हम कहेंगे कोसिग्नल लाइन। देखिए, ए लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ equal intensity and equal emergence time of earthquakes, equal emergence time of earthquakes is called as co-seismal line, called as co-seismal line।